नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम आज बातचीत करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, हाउ इंडिया गोट डिवाइडेड। इसके ऊपर हम आज परिचर्चा करेंगे। तो हमें आज सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसने भारत के विभाजन को अनिवार्य कर दिया था, अपरिहार्य बना दिया था, कि भारत विभाजन के अलावा अन्य कोई सॉल्यूशन दिखाई ही नहीं दे रहा था और अंततः भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों का जन्म हुआ। तो हम बातचीत करने वाले हैं भारत के विभाजन के संदर्भ में। हाउ इंडिया गोट डिवाइडेड, भारत विभाजन कब, कैसे, क्यों। ठीक है, भारत का विभाजन, इस पे हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे और अगर एक क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में से आया, यूपी पीसीएस, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, तो सब जगह इन लाइन्स को आप जोड़ के एक अच्छा सवाल कर पाओगे। और प्रीलिम्स के कई सारे फैक्ट मैं आपको साथ में बता ही दूंगी। तो हम बातचीत कर रहे हैं हाउ इंडिया गोट डिवाइडेड, यानी भारत का विभाजन कब, कैसे, क्यों हुआ, क्या ही परिस्थितियां रही, क्यों ये विभाजन अपरिहार्य दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखो, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले भारत अपना एक देश था, कोई समस्या नहीं थी, सब स्मूथली चल रहा था। हम सभी ये बात जानते हैं कि समस्याएं स्टार्ट कब से होती है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से समस्याएं शुरू हुई। EIC, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, गठन कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 1600 को गठित द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 31 दिसंबर सन 1600 को गठित हुई, ये कंपनी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश, और भारत में प्रवेश किस रूप में करती है? तो एक राजनीतिक, एक व्यापारिक कंपनी की हैसियत से। यानी जब ये कंपनी भारत में आई तो यह एक ओनली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार ही करती थी। तो भारत में प्रवेश व्यापारिक कंपनी के तौर पर, ठीक है। धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत में अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया और कंपनी का यह व्यापारिक स्वरूप भारत में चलता रहा। कब तक जी? तो ये स्वरूप चलता रहा 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध तक। प्लासी के युद्ध तक। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ये पता चला कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 से लेकर 1700 तक एक व्यापारिक कंपनी की हैसियत से भारत में व्यापार करती है। लेकिन 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के दो पक्ष आप सब जानते हो। एक तरफ कौन है जी? एक तरफ है बंगाल के नवाब, एक तरफ बंगाल के नवाब हैं और दूसरी तरफ सामने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हैं लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव नवाब कौन थे इस समय? इस समय बंगाल के नवाब थे। कौन थे जी? बोलो। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और सामने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। इस युद्ध में क्लाइव क्या हो गई जी? विजयी हो गई। प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं, एक सौदा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के धनी व्यापारियों ने अपने ही नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। युद्ध जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इतिहास में परिणाम और प्रभावों की दृष्टि से बहुत बड़ा युद्ध रहा मित्रों। प्लासी के युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ही उसको बंगाल का धन संसाधन मिला, उस धन और संसाधन की बदौलत उसने पूरे भारतवर्ष पर धीरे धीरे शासन स्थापित करना शुरू किया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कंपनी 1600 से 1757 तक महज एक व्यापारिक कंपनी थी, वो कंपनी
1757 में क्या बन गई जी? एक राजनीतिक कंपनी बन गई। क्या बन गई जी? वह एक राजनीतिक कंपनी बन गई। और राजनीतिक कंपनी की हैसियत से उसने कब से कब तक शासन किया? तो वो 1757 में राजनीतिक कंपनी में तब्दील हुई। राजनीतिक कंपनी मतलब भारत की सत्ता में अब वो भागीदारी करने लग गई है। धीरे धीरे भारत की जमीन उसके अधिकार में आने लग गई है। इलाहाबाद की संधियों के बाद में उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार यानी टैक्स कलेक्शन का, सिविल न्याय का अधिकार भी मिल गया है। तो वो राजनीतिक कंपनी बन गई 1757 में। और कहाँ तक रही जी? वो रही 1857 के द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 तक वो एक राजनीतिक कंपनी की हैसियत से शासन करती है। तो कुल मिला के यहाँ दो बड़ी बातें पता चली कि कंपनी का स्वरूप 1600 से 1757 तक एक व्यापारिक कंपनी का था और 1757 से लेकर 1857 तक एक राजनीतिक कंपनी का था। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि ये कंपनी लगभग भारत में 257 साल तक एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट शासन करती है। लेकिन 1857 का जो भारत का क्रांति था, 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति में EIC का शासन क्या हो गया जी? EIC का शासन समाप्त हो गया। मैंने हालांकि मैं चाहती तो वो इसको डायरेक्ट ही माउंटबेटन योजना से शुरू कर लेती, पर मैंने जानबूझ के इसको 0 लेवल से उठाया है ताकि आप पूरी परिस्थितियाँ एक साथ समझ सको। तो क्रांति हुई 1857 की। क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। हालांकि क्रांति भी असफल हो गई। भारत के जितने भी बड़े क्रांतिकारी थे सब वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वो मंत्रिपरिषद की तरह कि एक साथ तैरेंगे, एक साथ डूबेंगे, हम भी मरे लेकिन साथ में हम ले डले किनको जी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्रांति के बाद क्या हुआ? तो क्रांति के बाद जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत का जो प्रशासन था, क्रांति के बाद क्या हुआ? तो क्रांति के बाद भारत का प्रशासन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधिकार में चला गया। प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। बोलो सत्य बात है यहाँ तक? तो कैनिंग घोषणा पत्र जानते हो, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र बांटा था जिसमें उसने एक तरह से विधिवत ढंग से भारत में मुगल साम्राज्य के पद के समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इस क्रांति ने हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ी बात सिखाई वो था नेशनलिज्म, जिसकी सबसे बड़ी कमी हमारे देश में रही है। एंशिएंट काल से ही रही है। एंशिएंट काल में, पूरे मिडिवल पीरियड में, पूरे मॉडर्न काल में सबसे बड़ी जो वीकनेस है हिंदुस्तान की, भारत की, वो है हमारे भीतर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। देश प्रेम, अपने देश के प्रति त्याग, अपने देश के प्रति बलिदान की भावनाएं हमारे भीतर नहीं थी। हमें केवल अपने सामंत, हमें अपने राजा, अपने मित्रों, ठाकुर तक ही मतलब हुआ करता था और इसी के कारण लगातार विदेशी ताकतें भारत में प्रवेश करती रही। इस क्रांति ने हमें सिखाया कि संगठन में अगर आप एकत्रित होकर युद्ध करोगे तभी हिंदुस्तान को कोई फायदा हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसके बाद में धीरे धीरे क्या परिस्थितियाँ आई कि धीरे धीरे इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लग गई कि भारत को आज किस चीज़ की आवश्यकता है? तो भारत को आवश्यकता है एक मंच की। क्रांति के बाद में हिंदुस्तान के लोगों ने ये सीखा कि किस बात की आवश्यकता है। तो हिंदुस्तान को आज किसकी नीड है? तो हिंदुस्तान को आवश्यकता है एक मंच की, हिंदुस्तान को आवश्यकता है एक मुख्यालय की, एक मुख्यालय। भारत को आवश्यकता है एक आवाज की, एक आवाज। और भारत को आवश्यकता है एक नेतृत्व की। भारत को किसकी आवश्यकता है जी? एक नेतृत्व की आवश्यकता है। यानी क्रांति ने हमें ये सिखाया कि जब तक आप एक मंच से एकत्रित होकर अपनी बात नहीं रखोगे, जब तक आपका एक अपना मुख्यालय नहीं होगा, जब तक आप सभी भारतीयों की एक आवाज़ नहीं होगी, जब तक आपका कोई एक नेतृत्व नहीं होगा, आप अपनी कोई भी बात सरकार से नहीं मंगवा सकते। तो कुल मिला के एक आवश्यकता महसूस करी गई एक मंच की, एक मुख्यालय की, एक नेतृत्व की, एक मंच की, एक मुख्यालय की, एक नेतृत्व की और मित्रों किसकी जी? एक आवाज़ की। बोलो सत्य बात है। और यही एक मंच, यही एक मुख्यालय, यही एक आवाज़ और यही एक जो नेतृत्व है वो हमारे सामने आया 28 दिसंबर 1885
कहाँ पे? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एलेन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा गठित इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बोलो सत्य बात है। हालांकि इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, दादा भाई नारोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या किया गया है जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया है। तो कुल मिला के इन चारों बातों को देख के हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो कोई एक दिन की उपज नहीं है कि आंख खोला और हमने कांग्रेस बना लिया। कांग्रेस की जो स्थापना है वो सतत विकास के परिणाम सिद्धांत पर हुई है। सतत विकास का परिणाम सिद्धांत, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके ऊपर स्टेब्लिश हुई है कौन जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने अब एक मंच की तरह, एक मुख्यालय की तरह काम करना शुरू किया, तो इसी बीच कहते हैं कि एक मुस्लिम नेता हैं जिनका नाम है सर आगा खां। इसी बीच एक कौन है जी? एक मुस्लिम नेता हैं और उन मुस्लिम नेता का नाम है सर आगा खां। सर आगा खां को लगता है कि मुसलमानों का भी कोई प्रतिनिधि संगठन होना चाहिए, क्योंकि आगा खां की थ्योरी ये कह रही है कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं का ही संगठन है। तो कहते हैं कि सर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल यानी एक प्रतिनिधि मंडल, तात्कालिक जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड मिंटो, उन मिंटो से मिलने के लिए वो पहुंचे थे मित्रों, मिंटो के कार्यालय। तो जब मिंटो के कार्यालय वो पहुंचे, शिमला पहुंचे और मिंटो से कहा कि आप हमें केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में अधिक अधिकार दीजिए क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। मिंटो ने कहा ठीक, हम इस पर परिचर्चा करेंगे और ये बात वहीं शांत हो गई। इसके कुछ दिन बाद में ऐसा बताया जाता है कि ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब थे और नवाब साहब का नाम था सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने ढाका में ऐसे ही मित्रों एक फंक्शन रखा। फंक्शन में भारत के सभी बड़े गणमान्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें आगा खां भी एक है। आगा खां ने वहाँ फंक्शन में सलीमुल्लाह खां को कहा कि हम भी गवर्नर साहब से मिले हैं और मुसलमानों के लिए अधिकार मांगे। तो सलीमुल्लाह खां को थोड़ा सा ये बात कौतूहल वाली लगी और वो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि शायद आप इस बात को नहीं जानते हो कि हो सकता अंग्रेज आपको अधिकार देना भी चाह रहे हो, लेकिन जब तक आपका कोई संगठन नहीं है, आपका कोई नेतृत्व नहीं है, वो भला अधिकार देंगे किसको? तो अगर आपको व्यवस्थित ढंग से मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार चाहिए तो फिर आपको भी हिंदुओं की तरह एकत्रित होना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस कोई हिंदू संगठन नहीं था। कांग्रेस का अर्थ ही क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ ही होता है यूनियन ऑफ पीपुल्स, जनता का समूह है। लेकिन फिर भी आरोप है कि वो हिंदुओं का फेवर करती है। तो कहते हैं कि आगा खां ने कहा अच्छा साहब, हमने तो सोचा ही नहीं था कि संगठन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि आज ही बना लेते हैं। और कहते हैं कि मुस्लिम नेता सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, तो जैसे कांग्रेस बनी 28 दिसंबर 1885 को, वैसे ही आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाई। जिस दिन मुस्लिम लीग बनाई टेंटेटिव तौर पे उसी दिन इस मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कह लिया गया कि भाई आज ही इसका एक फॉर्मलिटी कर लेते कि एक अधिवेशन भी रख लेते। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन भी 31 दिसंबर 1906 को ही हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन खां। ठीक है, और इसके संस्थापक यानी फाउंडर जो मेंबर हैं वो है आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग बन गई, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में ऐसा बताया जाता है, शुरुआत में ऐसा कहते हैं, चौथा बिंदु देखना ध्यानपूर्वक, शुरुआत में ठीक है, सब ठीक ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या कब आई? समस्या देखना, सबसे बड़ी बात देखना, कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन में दोनों दलों में एकता देखने को मिली मित्र।
क्यों देखने को मिली ये भी आपको पता है, देखने को मिली। हालांकि इतना एक नाम लिख दिया हाउ इंडिया गॉट डिवाइडेड, पर ये इतना बड़ा सेगमेंट है कि ऐसा लगता है कि घंटों बोला जा सकता है। ध्यान से सुनो क्या स्थिति है, इसके बारे में भी सुनना। ऐसे कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसको आप लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हो। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में दो खास बातें हुई। पहली खास बात तो ये हुई कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत फूट था, यानी गरम दल नरम दल में दो भागों में कांग्रेस बट गई थी, वो विभाजन खत्म हो गया और दोनों वापस एक हो गए। और दूसरा, पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आई। इसका मतलब ये मत समझना एक हो गए, यानी दोनों के नेताओं ने मंच स्टेज शेयर किया, ठीक है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन अलग है, लखनऊ समझौता अलग है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जिसको कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। इस लखनऊ समझौते की खास दो बातें थी। पहली बात, मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वशासन उत्तरदायी शासन की बात को स्वीकार कर लिया कि आप ब्रिटिश सरकार से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मांग रहे हो उससे हम सहमत हैं। और बदले में शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस की थोड़ी सी भूल दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक भूल है कि कांग्रेस ने ये कहा कि चूंकि आप अल्पसंख्यक हो, चूंकि आप थोड़े से हमसे पिछड़े हो, आपको ज़्यादा अधिकारों की आवश्यकता है, तो आपको 1909 के मोर्लेमेंटो अधिनियम में जो विशेष प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला था, यानी मुस्लिम लीग को 1909 के मोर्लेमेंटो अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिल गया था, इसको 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मान्यता दे दी। तो कुल मिला के शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं इससे भी पहले, जब इतना बड़ा पॉइंट है तो स्किप नहीं कर रही, इससे भी पहले अगर बात करी जाए तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आपको पता नहीं, कोई टीचर कुछ भी बताता होगा कि विभाजन कब शुरू हुआ, लेकिन विभाजन को जो हमें थोड़ी सी ऐसी पृष्ठभूमि दिखाई देने लग जाती है, वो दिखाई देती है 1916 के लखनऊ समझौते में। 1916 का क्या हुआ जी, लखनऊ समझौता हुआ। इस 1916 के लखनऊ समझौते में मैम क्यों हमें ऐसी पृष्ठभूमि दिखाई देती है, क्योंकि 1916 के लखनऊ समझौते में जैसे ही कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की बात को मान्यता दी, इसका मतलब ये था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद ही ये कह रही है कि भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन तो मुस्लिम लीग ही है। तो ये उनसे गलती हो रही है भाई। जैसे बाद में भी तो जैसे मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र आया था, ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ था, तो दलितों को कांग्रेस के भीतर अलग से रिजर्वेशन मिला था ना, तो मुसलमानों को भी तो दिया जा सकता था। लेकिन 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस के द्वारा, लखनऊ समझौता इसमें क्या हुआ जी, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल, इस समझौते में क्या हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की बात को मान्यता दे दी गई। ये मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ ऐतिहासिक भूल दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं खुद ही ये कह रही है कि भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन मुस्लिम लीग है। लेकिन इसी बीच देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरफ मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन है, तो सामने धुरी राष्ट्रों में ओटोमन साम्राज्य टर्की है। टर्की में खलीफा का पद है और खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा राजनीतिक और सबसे बड़ा धार्मिक गुरु है। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खलीफा के पद को बचाने के लिए आंदोलन किया, तो भारत में भी आंदोलन शुरू होता है। तो जब आंदोलन शुरू होता है तो इस समय गांधी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक गोल्डन चांस है कि अगर हम यहाँ पे मुसलमानों का साथ देंगे तो बदले में मुसलमान हमारा साथ देंगे। और इस प्रकार मित्रों कहते हैं कि गांधी जो हैं वो कांग्रेस के साथ मिलके या हिंदुओं के साथ मिलके किसमें शामिल हो जाते हैं, खिलाफत आंदोलन में। और खिलाफत आंदोलन के मंच से ही मित्रों, खिलाफत आंदोलन के मत से ही अगस्त 1920 में घोषणा हुई है किसकी जी, असहयोग आंदोलन की। बोलो हुई है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि 1920 से 22 तक दोनों आंदोलन साथ साथ चले, लेकिन वो जो दोनों दलों में एकता देखने को मिली वो अचानक से 1922 में समाप्त हो गई,
क्योंकि एक तरफ तो ऐसे आंदोलन खत्म हो गया चोरी चोरा त्रासदी के कारण, और दूसरी तरफ टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की वासियों ने खलीफा का पद क्या कर दिया जी, समाप्त कर दिया। तो ये जो एकता इतनी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही थी, अचानक से स्टॉप हो गई है। और कहीं ना कहीं एक गलती और हो गई कि जाने अनजाने में राजनीति में धर्म का प्रवेश भी हो गया है, क्योंकि खलीफा का जो पद है वो एक धार्मिक पद है और खिलाफत एक इंटरनेशनल इश्यू था, कोई भारतीय इश्यू नहीं था। ये भी एक यहाँ समस्या सामने आई। खैर, जैसे तैसे करके आगे बढ़ ही रहे हैं। इसी बीच कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। मुसलमानों के प्रति किसकी नीति अपनाई गई जी? तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है जी? तो तुष्टीकरण का नीति मतलब ये होगा कि सदैव उन्होंने कि कोशिश करी कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से थोड़ा सा अव्वल स्थान दें, ताकि उन दोनों वर्गों में आपस में लड़ाई हो और उनमें फूट पड़ेगी तो हम राज कर पाएंगे। उनकी पॉलिसी है फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। और देखिए कितनी अपनाई गई, आप खुद देखना इस बात से। आप दो मेरे पास एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता सकती हूँ। दो बड़े मैं मुस्लिम नेताओं की बात कर रही हूँ। एक नेता है जो बहुत ही अच्छे नेता माने गए हैं, सर सैयद अहमद खां। बहुत बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान थे सर सैयद अहमद खां। और एक मित्रों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, यानी आधुनिक काल के मानवतावादी कवि मोहम्मद कवि इकबाल। अंग्रेजों की तुष्टीकरण, देखिए दिमाग कितना माइंड वॉश हो जाता है। और जो इतने अच्छे राष्ट्रवादी नेता थे वो कितने कट्टर धर्मांध नेता बन जाएंगे, आप आइडिया लगाइए। सर सैयद अहमद खां का कथन था, ये कहा करते थे कि हिंदू मुसलमान एक नवविवाहित दुल्हन की दो आंखों के समान है, कि एक आंख के बिना दूसरी अधूरी है। ऐसा ही हिंदू और मुसलमान है। और ये वही नेता है जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको आप अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हो। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल मित्रों कॉलेज की स्थापना करेंगे और तहजीब उल अखलाक जैसी पत्रिकाएं निकालेंगे। और मित्रों घोषणा करेंगे, और घोषणा में कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, बल्कि दो विरोधी जातियां भी हैं, और एक दिन संभवतः दो विरोधी देश भी होंगे। कितनी सांप्रदायिक कट्टरता आ गई, किनके कारण? अंग्रेजों के तुष्टीकरण के कारण। और देखिए मोहम्मद कवि इकबाल जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, हमें इसके फूल और ये गुलसिता हमारा हमारा, वही मोहम्मद कवि इकबाल 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों की एक पृथक मुस्लिम राज्य के रूप में नियति ही मैं दोबारा लाइन बोलती हूँ। इकबाल कहेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का एक प्रथम मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। ये दिखाता है कि एक चरम उग्रता का रूप है कि एक व्यक्ति कितना हेट कर सकता है, उसके मध्य सांप्रदायिकता के बीच कितना गहराई से शामिल किए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। अंग्रेजों ने कितना बड़ा गेम खेल दिया कि दो इतने हमारे बड़े अच्छे नेता थे राष्ट्रवादी, जो दो कट्टर धर्मांध सांप्रदायिक नेताओं में तब्दील हो जाएंगे। चाहे सैयद अहमद खां की बात करें और चाहे इकबाल साहब की बात करें। तो इस प्रकार अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति ने भी इस बात को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश करी और हिंदू मुस्लिम में खाई क्रिएट करी है मित्रों। उसके बाद में देखना अगला बिंदु हमारे सामने क्या आ रहा है जी। अगला बिंदु देखिए, वो बात बता ही रहे हैं। देखो 1930, ये बिंदु याद रखना। 1930 में क्या हुआ था? तो मैंने बताया 1930 में घटना हुई थी मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। और इस 1930 के लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मित्रों इकबाल। इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा? तो इकबाल का अध्यक्षीय भाषण की लाइन सुनना। वो कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत के
मुसलमानों का एक पृथक मुस्लिम राज्य के रूप में गठन ही उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों का एक पृथक मुस्लिम राज्य के रूप में गठन ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। कि उनकी लास्ट इच्छा यही है, अंतिम नियति प्रतीत होता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार की मित्रों घोषणाएं सामने आने लग गई है और देखते ही देखते डॉन ऑफ पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी राष्ट्रवादी नेता थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति ने उनके मन में भी कहीं ना कहीं मित्रों एक पृथक राज्य के विचार को जन्म दिया है। ठीक है, ये घटना हुई। इसी बीच कहते हैं, इसी बीच ऐसे बताया जाता है कि 1933 से 1935 के मध्य लंदन में पढ़ने वाले विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने पृथक पाकिस्तान निर्माण का पर्चा पंपलेट जारी किया। यानी एक बच्चा है जिनका नाम है चौधरी रहमत अली, लंदन में पढ़ते हैं। इन्होंने कि जो नया देश होगा उसका क्या नाम होना चाहिए, इस बात को लेकर एक पर्चा जारी किया है। पर्चे में उन्होंने उस देश का नाम क्या रखा है जी, पाकिस्तान। देखते हैं पाकिस्तान नाम कैसे बना, कुछ तो कारण रहा होगा। पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं जी, भाई भारत को भारतीय क्यों बोलते हैं, इसके हजारों मित्रों, हजारों तो नहीं लेकिन 2-4 आपको पौराणिक प्रमाण मिल जाएंगे। तो वैसे ही पाकिस्तान शब्द क्यों आया, तो देखो PAKISTHAN, ये है पाकिस्तान। P4 यहाँ पे क्या है जी, पंजाब है। A4 यहाँ पे अफगान है। KI में आई साइलेंट हो के KI4 कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। S4 मित्रों सिंध है। और THAN ये लास्ट वर्ड है किसके जी, बलूचिस्तान के। अगर आज भी आप नज़र उठा के देखें तो मैं उम्मीद करती हूँ पाकिस्तान यही है। तो इस प्रकार से मित्रों एक विद्यार्थी ने एक पाकिस्तान शब्दावली को जन्म दिया। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध व बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखना अगली घटना क्या हुई। पाकिस्तान संबंधित, अब पाकिस्तान की परिकल्पनाएं होंगी भाई साहब, पाकिस्तान ही बने कि कोई और देश बने, क्या रखा जाए, नाम क्या हो। पाकिस्तान संबंधित परिकल्पना पर परिचर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए, परिचर्चा हेतु 1939 को फजल हुसैन, अब ये बातें आप साधारणतः ढूंढोगे तो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ये पूरा सार है। यानी पूरा पाकिस्तान बनने और उस पाकिस्तान के बनने में ब्रिटिश सरकार की तुष्टीकरण की नीति, कहीं न कहीं कांग्रेस की भी हल्की फुल्की मित्रों अयोग्यता, और मुस्लिम लीग के जो प्रयास और उसके जो उपस्थिति है वो कितना इसमें कारगर रहेगी, ये सब बिंदुओं का एक कंक्लूजन है। ये तब संभव हो पाया है क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरा कोशिश यही कर रही हूँ कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पॉइंट समझा सकूँ। तो मैंने डायरेक्ट कोई माउंटबेटन की बात नहीं करी कि माउंटबेटन तक जाएँ तो सही, कि माउंटबेटन ही कहाँ से आएगा। तो पाकिस्तान संबंधित परिकल्पना पर परिचर्चा हेतु 1939 को फजल हुसैन एवं हुसैन कादरी के नेतृत्व में, हुसैन कादरी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का क्या किया गया जी, गठन किया गया। इस समिति ने क्या किया, इसने
अलीगढ़ नगर योजना प्रस्तुत की। समिति ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट थी अलीगढ़ नगर योजना। इसमें क्या था जी, इसमें एक दो नहीं पूरे 4 पृथक, इसमें 4 पृथक राज्यों के गठन की बात कही गई। यानी ये समिति कह रही है कि इस देश के टुकड़े 1 2 नहीं पूरे 4 होने चाहिए, 4 नए देश बन जाने चाहिए, 4 नए अधिराज्य बन जाने चाहिए। एक अधिराज्य भारत, एक अधिराज्य इन्होंने कहा पाकिस्तान होना चाहिए, एक अधिराज्य इन्होंने कहा कि बंगाल होना चाहिए, और एक अधिराज्य इन्होंने कहा कौन होना चाहिए जी, हैदराबाद। तो जैसे देखिए हैं ही, आज देखा जाए तो आज 3 तो हैं ही भाई, इन्होंने कहा 4 राज्य हो जाने चाहिए, 3 तो हैं ही, और एक बाड़ बाड़ बच गई, नहीं हो ही जाता। बोलो सत्य है कि नहीं भाई, भारत अलग अधिराज्य, पाकिस्तान अलग अधिराज्य, बंगाल बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश हो ही गया, शेख हसीना जी अब अपने ही पास हैं, वो अलग परिस्थिति है। और हैदराबाद, अगर रातों रात ऑपरेशन पोलो नहीं खेलते, अगर मित्रों आयरन मैन ऑफ द इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रयास नहीं रहते, अगर हैदराबाद के अंतिम निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां सप्तम मीर उस्मान अली खान को अलग से कोने में ले जाके नहीं समझाया जाता, तो संभवतः हैदराबाद भी एक स्वतंत्र देश होता। लेकिन देखिए अलीगढ़ योजना जो आई वो कहीं ना कहीं आज दिन तक भी आपको प्रासंगिक दिखाई दे रही है। बोलो दे रही है कि नहीं। तो ये बात आई। देन उसके बाद में ऐसा कहते हैं, देन इम्पोर्टेंट बात देखना, जो खास बात आ रही है साथियों, 1940 में मुस्लिम लीग, 1940 मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जीना में पहली बार, ये कब हुआ था जी, 22-23 मार्च। तो 22-23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जीना की अध्यक्षता में, अध्यक्ष जीना, ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जीना में पहली बार एक पृथक राज्य के गठन, एक पृथक राज्य के गठन, एक पृथक राज्य के गठन का, ये बहुत खास बात है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आ गया है धीरे धीरे नया देश, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किंतु इसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। तो आपसे पूछेगा कि पहली बार एक नया देश पाकिस्तान होना चाहिए, इस बात का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में आया, तो 1930 के मुस्लिम लीग के 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना की अध्यक्षता में पहली बार एक पृथक राज्य के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बस वर्ड पाकिस्तान यूज नहीं हुआ भाई, ये नहीं कहा कि जो नया देश बनाएंगे वो पाकिस्तान होगा, बस ये कहा कि भैया अब हमें एक नया अधिराज्य चाहिए ही चाहिए। इससे पहले एक घटना और भी हो गई है, क्या घटना घटित हुई है जी, देखो 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और मुस्लिम लीग को करारी हार मिली थी। तो इससे भी मुस्लिम लीग आहत थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी पर टू नेशन, है ना, मतलब गांधी पर हिंदू संगठन का सपोर्ट करने का मित्रों आरोप लगाया और 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि अब हमें 2 राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये स्थिति सामने। उसके बाद में आप सबको पता है जी, सबको पता है, आप सब जानते हो, जिन्ना ने कांग्रेस पर हिंदूवादी संगठन का आरोप लगाया कि ये तो हिंदुओं का संगठन है। हिंदूवादी संगठन का आरोप लगाया तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया, 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 2 राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। ये बात भी हमें पता है।
और देखिए एक और बड़ी घटना, आप ध्यान से सुनिएगा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनो। एक अच्छी बात है जो बहुत बड़ा फैक्ट है। पाकिस्तान को पहली बार आंशिक मान्यता, फिर अंग्रेजों का तुष्टीकरण आ गया। पाकिस्तान को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में मिली मित्रों, क्रिप्स प्रस्तावों में मिली, जहां कहा गया कि क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा देखिए, आप याद करो 22 मार्च को जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसने 29 मार्च को अपनी योजना प्रस्तुत करी थी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। प्रस्तावों में मिली जहां कहा गया कि कोई भी प्रांत चाहे तो भारतीय अधिराज्य से अलग रह सकती है, उसके लिए ब्रिटिश सरकार अलग से संविधान सभा का गठन करेगी। अलग से संविधान सभा का गठन करेगी। तो आंशिक मान्यता दे दी, क्यों? क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी मुस्लिम प्रांत हैं वो तो अब बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, वो तो ये कहेंगे भैया हम तो अलग ही रहेंगे, कौन ही नहीं चाहेगा। आप सबको पता है जब ये योजना प्रस्तुत हुई तो इसका इतना विरोध हुआ कि 22 मार्च को क्रिप्स आई, 29 मार्च को योजना प्रस्तुत करी, 11 अप्रैल को योजना वापस ले ली। कांग्रेस और लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कारण भी आपको पता है क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह है। कांग्रेस और लीग दोनों ने मैम इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो उसकी वजह है जी, देखते हैं। कांग्रेस और लीग इस दोनों ने ही इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो इसकी वजह सुनना प्यारे साथियों। कांग्रेस ने तो अब ये कहा कि भाई कोई आप अगर आपकी योजना को मान लें, भाई नेहरू का कथन है कि क्रिप्स मिशन को मानने का मतलब है, यानी कि उनके पुराने, वो लाइन कहते हैं कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान यानी चर्चिल शैतान के वकील बनकर आए हैं। उनकी योजना के क्रियान्वयन का अर्थ है कि भारत के असंख्य विभाजनों के द्वार खोल देना, क्योंकि बाद में तो कोई भी भारत की रियासत ये नहीं कहेगी कि मुझे आपके साथ मिलना, सभी अलग हो जाएंगे। और मित्रों आपको पता है गांधी ने भी कैसा लाइन लिखी है। गांधी ने क्या लिखा कि यह तो एक क्या है जी, यह तो एक उत्तर तिथि चेक है, दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू ने उसमें लाइन जोड़ी, ऐसे बैंक के नाम से एक जो दिवालिया हो चुका है। लीग ने क्या कहा, लीग ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? बोले मैम लीग को तो फायदा था। लीग भी कह रही, जिन्ना कह रहे हैं कि अब है हमें ऐसे अप्रत्यक्ष, ऐसे गड़ा, ऐसे सड़ा हुआ, ऐसे अलग से राज्य नहीं चाहिए। आपको अगर सच में विभाजन करना है, सच में आपको हमारे लिए नया देश देना है, तो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक आधार पर एक नए देश की घोषणा करो। ऐसा थोड़ी होता है कि हम हर जगह आपका साथ देते हैं दो खिलाफ, और आप हमें ऐसे गोड़ गोड़ घुमा रहे हो कि अच्छा कोई रहना चाहे तो रह सकता है। ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि कोई रहना चाहे कि ना रहे, पर ये प्रांत तो रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? तो यानी स्पष्ट रूप से विभाजन की बात नहीं है, इसलिए लीग ने भी इसको क्या कर दिया है जी, रिजेक्ट कर दिया है। खैर उसके बाद में प्यारे साथियों बड़ी घटनाओं में आपको दिखता है कि उसके बाद में जैसे 42 में, फिर उसके बाद में आप भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। देन इसके बाद में बड़ी घटना जब बड़ी आ रही है, एक महत्वपूर्ण घटना आ रही है, वो आ रही है मित्रों वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन। एक बड़ी घटना में कौन सामने आ रहा है? वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना कब की है जी? 14 जून 1945। और शिमला सम्मेलन कब का है जी? 25 जून 1945। क्या हुआ था जी? तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने ये घोषणा करी कि हम केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठन कर रहे हैं। क्या घोषणा है? केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा है। केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। वो ये कह रहा है लॉर्ड वेवेल कि हम केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं। इस अंतरिम सरकार में केवल 2 पद, किसका जी? इस अंतरिम सरकार में गवर्नर जनरल और मित्रों कमांडर इन चीफ की अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं, जिसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा
सभी पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। यही वेवेल योजना है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि 1945 में यानी 14 जून 1945 को भारत के गवर्नर जनरल इन्वेस्टर लॉर्ड वेवेल ने घोषणा करी कि हम केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं जिसमें गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर बाकी सब पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। ये एक अंतरिम व्यवस्था होगी जिससे इस देश का शासन तब तक चलाना जब तक कि नए संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाए। और इसी योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए महान ही राष्ट्रवादी नेता है मित्रों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि यहाँ पे जिन्ना गड़बड़ करेंगे, इसलिए इधर से हमने भी मुसलमान को ही अपना प्रतिनिधि बना के भेजा कि आज़ाद साहब आप जाइए। और उधर लीग के से कौन आ गए जी, जिन्ना आ गए। लेकिन जिन्ना ने यहाँ हठधर्मिता दिखाई और जिन्ना ने ये कहा कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, जिन्ना की यहाँ क्या मांग रही, भाई ये जो सम्मेलन था वो क्या हो गया जी, असफल हो गया। असफल क्यों हो गया कि जिन्ना की ये मांग थी, जिन्ना की मांग सुनो कैसी बेहूदी मांग है। जिन्ना की मांग कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य, गवर्नर की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाए। सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाए। पूछा गया क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है। ये कौन कह रहा है? जिन्ना। कितनी बड़ी बात है, देखिए जिन्ना ये मांग कर रहे हैं कि ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मेलन से कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रख लीजिए, लेकिन उस कार्यकारिणी परिषद में आप जितने भी मुसलमान सदस्य लो सब मुस्लिम लीग से लोगे। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसा संभव नहीं है जी, इम्पॉसिबल बात है। क्यों? क्योंकि भारत के अन्य संगठन है जिनमें भी मुसलमान है, कांग्रेस में भी बहुत बड़े मुसलमान हैं जी। भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी कौन है जी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कह रहे हैं कि दिस इज ए वाटर शेड, ये तो एक बड़ा जल विभाजक की बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे संभव है? ये तो आप एक तरह से जल विभाजक, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएं। लेकिन जिन्ना ने कहा मैंने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि आई एम डॉन ऑफ पाकिस्तान, नहीं उस समय पाकिस्तान नहीं है, मैं डॉन हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया, सीधी बात है, बनानी है तो बना लो। अंततः मित्रों क्या करते जी, मजबूर होके वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें कितने सदस्य लिए गए जी? 14 सदस्य। 14 सदस्यों में मित्रों 8 सदस्य तो किससे आए जी? 8 सदस्य तो आए कांग्रेस और भारत के अन्य दलों से, और 6 सदस्य किससे लिए गए जी? 6 सदस्य लिए गए लीग से। अब बताइए आप कितनी बड़ी बात है ये। 14 सदस्यों में 6 सदस्य मुस्लिम लीग से आ गए मित्रों और 8 सदस्य कांग्रेस से। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि मैं एक ही लाइन में ये बोल रही हूँ कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरुद्ध क्या मिल गया है जी? वीटो पावर का अधिकार मिल गया है। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों की जनसंख्या मात्र 25% थी, तो इसके हिसाब से उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्य 4, लेकिन वो ले लिए गए 6। अब कोई भी बहुमत, कोई भी निर्णय आएगा तो वो 2/3 बहुमत से आएगा। और अब आप खुद देखिए, कांग्रेस कोई भी निर्णय बिना मुस्लिम लीग के समर्थन के ले सकती है क्या? करवा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग के बिना समर्थन से कांग्रेस बहुमत में आ ही नहीं सकती। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरुद्ध वीटो पावर का अधिकार मिल गया है। किसमें जी? शिमला सम्मेलन में। खैर, रहती पैती कसर तब पूरी हो गई मित्रों जब 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेटिक लॉरेंस 29 मार्च 1946। 29 मार्च 1946। यहाँ काफ़ी कुछ आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 भारत आगमन। यहाँ पे क्या हुआ जी? एक बहुत बड़ी घटना हुई जी। मुस्लिम लीग प्लस जिन्ना की पृथक राष्ट्र
निर्माण की बात अस्वीकार। बात को क्या कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात, इसको याद रखना, भूल मत जाना कभी भी, कि कैबिनेट मिशन ने जो कि 29 मार्च 1946 को आया था, इन्होंने मित्र आपको पता है 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है, तो सॉरी 11 मई। तो प्यारे साथियों, ऐसे कहते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था, इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मुस्लिम लीग और जिन्ना की पृथक राष्ट्र निर्माण की बात है वो ठीक नहीं है। कारण भी देखना, उन्होंने कारण क्या दिया। कैबिनेट मिशन के तीनों मेंबर्स स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस ने ये बात कही कि विभाजन करके भी सांप्रदायिकता का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक जो तनाव है हिंदू मुसलमान में, उसका सॉल्यूशन विभाजन नहीं दिखाई देता। विभाजन करके भी आप शांति से रह पाओ या आप एक दूसरे को दुखी ना करो, ऐसा नहीं लगता। तो जब विभाजन करके भी सांप्रदायिकता के प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता, तो फिर क्यों ही विभाजन करना, साथ ही रहिए ना, ज़्यादा ठीक है। और आज भी देख लीजिए, क्या विभाजन करके क्या सांप्रदायिक तनाव जो है और जो सांप्रदायिक असौहार्द है भारत और पाकिस्तान में, क्या वो टल पाया है? आज दिन तक भी नहीं। आए दिन कमेंट आती है भारत काफिरों का देश है, बोलो है कि नहीं? तो विभाजन भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मित्रों, ऐसे आप सीधा याद रख लो कि कैबिनेट मिशन जो 29 मार्च 1946 को आया, इन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना की पृथक राष्ट्र निर्माण की बात को क्या कर दिया जी, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार का मतलब था कि भारत में अब क्या होंगे जी, सांप्रदायिक दंगे होंगे। भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगे का मतलब भारत में सांप्रदायिक दंगे ही नहीं, भयंकर हिंसा हुई, मारकाट हुई। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन्होंने हिंदुओं को मार दिया, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे वहाँ मुसलमानों पर भी मित्रों इस प्रकार से कार्यवाहियाँ देखने को मिली। नोआखली वगैरह, बंगाल वगैरह में मित्रों सब कुछ ऐसे आग के हवाले होने जा रहा है और बहुत यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। गांधी भी यहाँ मरते मरते बसते हैं, क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे गांधी भी उनके बीच में कूद के कोशिश कर रहा है कि मैं इन दंगों को खत्म कर दूं। खैर, मेरा यहाँ पक्ष ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा कि मैं गांधी को यहाँ श्रेष्ठ साबित करूं, वो किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि गांधी को मैं श्रेष्ठ बताऊंगी तो कई लोगों के दिमाग में से घंटियां बज जाएंगी। मेरी नज़र में गांधी श्रेष्ठ थे, क्योंकि मैं गांधी पे PhD हूँ, तो इसलिए मैं गांधी को मेरी नज़र से ठीक ही समझती हूँ। तो प्यारे साथियों, सांप्रदायिक दंगे और हिंसा भड़की। अंततः कहते हैं, अंततः देखना क्या स्थिति आई जी। 20 जून 1947 एटली घोषणा पत्र जारी हुआ। एटली घोषणा पत्र। एटली कौन है जी? क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, जिसमें घोषणा पत्र में क्या कहा गया जी, घोषणा पत्र जारी। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया 30 जून 1948 से पहले सत्ता उत्तरदायी लोगों के हाथों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अच्छा, एक और भी कारण दिखता है, जो बड़ा कारण तो नहीं है पर इसको छोड़ भी नहीं सकते। एक और भी कारण दिखता है, और वो क्या दिखाई देता है जी, अंतरिम सरकार की असफलता। वेवेल के कहने पर नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को, हुआ था ना। असफलता क्यों? क्योंकि इसमें अंतरिम सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मित्रों मंत्री भी हैं, जिसमें जैसे एक बड़ा नाम है लियाकत अली का, लियाकत अली, जो कि क्या थे जी, वित्त मंत्री। बजट को लेकर दिक्कत है, ये भी एक कारण है। क्या रहा जी, देखो, पहले तो मुस्लिम लीग ने ये कह दिया कि हम अंतरिम सरकार में आपके साथ नहीं हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और अंतरिम सरकार की पहली बैठक बुलाई गई। फिर 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। फिर 11 दिसंबर को दिल्ली में तीसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को उसका अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये सब जानते हो, आप पॉलिटिकल में पढ़ते भी हो। तो इस अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्रालय है वो मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली को मिला है।
तो लियाकत अली बजट ही पास नहीं करते थे, हर चीज़ में वो डंगा अड़ा देते थे, तो ये अंतरिम सरकार कार्य ही नहीं कर पाई। तो अंतरिम सरकार भी क्या हो रही है जी, असफल हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता कर रहा है कि ये कार्यवाही नहीं करेंगी तो फिर अंग्रेज़ कहेंगे कि भाई साहब आप नहीं संभाल सकते, एक साथ रह भी नहीं सकते, देखो आप तो अपने बजट तक पे हस्ताक्षर नहीं करवा रहे हो शांति से, तब तो विभाजन ही करेंगे आपका। और फिर ये इटली की घोषणा हो गई। अंततः देखना क्या हो रहा है जी, अंततः अगली घटना आ रही है जी, अंततः आ रहा है जी मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उनको भारत भेजने का केवल मात्र मित्रों लक्ष्य एक ही है, क्या केवल एक ही उद्देश्य, और वो क्या है जी, शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य बताया गया है। कहते हैं कि दो बड़े लेखक हैं जिनका नाम है लोरी कॉलिंस एंड नेपियर, जिसको लेपियर भी बोल देते हैं, लेपियर भी शब्द मिलता है। इनकी बुक है मित्रों, इनकी बुक है द फ्रीडम एट द मिडनाइट। फ्रीडम एट द मिडनाइट, इसमें इन्होंने ये लिखा है, उन्होंने माउंटबेटन को एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ और छबीले राजकुमार के तौर पे प्रस्तुत किया है और लिखा है कि वो एक महान राजनीतिज्ञ और छबीला राजकुमार था जिसने पलक झपकते ही भारतीय उपमहाद्वीप की समस्याओं को क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। ठीक है, अंततः देखिए, अंततः आप देखोगे, कहते हैं कि पटेल जैसे नेता थे मित्रों, पटेल का कथन बहुत ही पॉपुलर रहा। पटेल ने इसलिए नहीं कि वैसा चाहते थे, लीग बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट कर रही थी कांग्रेस के सामने, बड़े अड़िंगे लगा रही थी, इसलिए कहा। पटेल का कथन, अब लीग विभाजन चाहती या नहीं, अब लीग विभाजन चाहती है या नहीं, किंतु हम विभाजन चाहते, इसकी व्याख्या ठीक से करना जी, विभाजन चाहते, इसका मतलब ये समझ ना कि पटेल भी पाकिस्तान बनाना चाहते थे। भाई जो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने समस्याएं क्रिएट करी, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंसाएं हुई, तो आदमी दुखी हो जाता है कि यार क्या, जब देखो तब कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है यार तू जा, पता नहीं तू जाना चाहता है कि नहीं, पर हम खुद चाह रहे हैं तू चला जा, इस रूप में, यानी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है उनका। गांधी का क्या कथन है, गांधी कह रहे हैं कि नहीं, विभाजन इम्पॉसिबल है, अगर कांग्रेस विभाजन चाहती है तो उसको मेरी मृत्यु सैया से गुजरना पड़ेगा, पूरा देश भी आग की लपटों से घिर जाए, चाहे मैं अहिंसा से चलने वाला व्यक्ति, चाहे हिंसक बन जाऊं, पर मैं विभाजन नहीं चाहता। कई सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी मित्रों। कहते खटिया पे पड़े हुए मित्रों नेताओं ने उत्तर दिए हैं और वो कह रहे हैं मित्रों, उन्होंने आंसर लाइन दी। अच्छा, पटेल का कथन तो ये आ ही गया। गोविंद वल्लभ पंत है मित्रों, वो कहते हैं कि आज हमें मृत्यु और आज हमें पाकिस्तान और आत्महत्या में से एक को चुनना है, हमने पाकिस्तान को चुन लिया, ऐसे वो बोलते हैं। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन है नेताओं को। सबसे ज़्यादा दुख किसको है जी, आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेताओं को, जो हैं तो मुसलमान थे कांग्रेस के। कहते हैं कि आज़ाद तो इतने दुखी हो गए कि आज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात को मान ली तो हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ कभी नहीं करेंगी। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि ज़िंदगी भर मैं पख्तूनिस्तान के लड़ता रहा, मैं सविनय अवज्ञा के लिए लड़ता रहा, और आज 2 मिनट में आपने मेरे पूरे ज़िंदगी के कार्यों को इन पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने फेंक दिया। बताइए रे भारत वालों, मेरा कौन सा देश है? पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जन्मभूमि जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, वो विभाजन में पाकिस्तान जा रहा है। हिंदुस्तान में रह नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान रहूँगा तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे था तो आखिर मुसलमान।
और पाकिस्तान चला गया तो जिन्ना मुझे जीने ही नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो कि उन्होंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है। वो तब भी होगा जब मैं बुझे दिल से इस देश को छोड़ के चले जाऊँ। और वो चले गए और बहुत ही दुर्दरता की ज़िंदगी उन्होंने जी। बाद में ऐसे बोलते हैं कि एक बार जब उनको कैंसर हो गया था तो बहुत भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बड़े चिट्ठी लिखे कि आ जाइए आपका इलाज कराते हैं बाबा। कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे खुद भारत की आयरन लेडी पहुंची थी। वो अपनी वही पुरानी गठली लेके चले आ रहे हैं मित्रों कैंसर का इलाज करवाने के लिए एम्स में। तो वो कह रही है कि लाइए बाबा मैं ले लेती हूँ। इंदिरा जी ने उनको कहा तो मुस्कुरा के खान अब्दुल गफ़ार खान ने भी कह दिया क्या ही बचा है छुरी लेने के लिए, सब तो तुमको मैं बहुत पहले ही दे गया था, केवल अपनी एक ज़िंदगी है वो भी तुम्हें लगे तो तुम रख लेना। ये वही पाकिस्तानी एकमात्र पाकिस्तानी मुसलमान जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। बोलो सत्य बात है ना। तो प्यारे साथियों, पटेला का था ना लीग विभाजन चाहती है कि नहीं, किंतु हम विभाजन चाहते हैं। ठीक है, अंततः देखिए, अंततः 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत घोषणा करी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ये घोषणा कर दी गई, बना दिए जाएंगे। एक बड़ी और बात सुनना, बहुत ही गहरी बात है, वो भी ध्यान रखना है। क्यों जानबूझ के दिन 15 अगस्त का चुना गया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन, फ्रांस आदि का जो संयुक्त सेनापति था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के नेतृत्व में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर मित्रों परमाणु बम फेंका गया था। और 15 अगस्त 1945 तो 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था अमेरिका का। अंततः धुरी राष्ट्रों की सेना ने 15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने, स्पेशली माउंटबेटन के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। यह दिन माउंटबेटन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जब उन्होंने धुरी राष्ट्रों की पूरी ताकत को अपने सामने झुका दिया था। जर्मनी, जापान, इटली जैसे बड़े देशों ने आज तबाह होने की स्थिति में आ गए, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो जो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यादगार दिन था, उसी यादगार दिन को एक बार और यादगार बनाने के लिए कि लिखा जाएगा कि माउंटबेटन की ज़िंदगी में बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, कि ये व्यक्ति था जिसने पूरे धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया, और व्यक्ति था जिसने जो ब्लैक डॉग्स थे मित्रों, हमको ब्लैक डॉग्स बोलते थे, उनको भी कि चलिए जाइए ज़िंदगी जी अपनी, हमने बहुत यहाँ पे रह लिए, तो चलिए हम मोहताज हो हमारे रहिया कॉमनवेल्थ में, और उनको आज़ाद कर दिया। क्यों? जाते जाते भी हमारे साथ गेम खेल गई। जो दिन हमारे लिए हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, घर घर तिरंगा जैसी बातें चलती हैं, उस दिन जापान के जो राष्ट्रीय ध्वज है वो शोक में नीचे झुका रहता है। तो दो एशिया के देश जिनमें अच्छे संबंध है मित्रों, उनके बीच में भी आज कितनी बुरी स्थिति क्रिएट कर ली कि भारत चाह के भी कभी 15 अगस्त पे जापान के किसी नेता को नहीं बुला सकता, क्योंकि उनका दुख का दिन है। उनको थोड़ी कहीं साहब आप तो रोते रहो, लेकिन हमारे वाले 15 अगस्त पे आप आना। तो कहीं ना कहीं वो जाते जाते भी मतभेद क्रिएट कराने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते हैं। और मित्रों, आप सबको पता है 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 भारत अधिराज्य बना। बोलो बनाना। और देखना और सुनना, साथ ही साथ
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी कि दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपने अपने देश का संविधान बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ ये भी घोषणा करी गई कि देशी रियासतें स्वतंत्र हैं, वो दोनों में से किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी घोषणा करी गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। कहते हैं कि 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना विश्व प्रसिद्ध एक भाषण दिया था, नियति के साथ वादा भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आज वो उनका नाम है नियति के साथ वादा भाषण, जिसमें वो कहते हैं कि बरसों पहले हमने नियति भाग्य के साथ एक वादा किया था कि हम एक दिन तुझे मुक्त करा लेंगे। आज सर्वांश में ना सही, सब कुछ तो ना सही क्योंकि पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन अधिकांश में हमने आपको मुक्त करा लिया है। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान के बालक कल एक नए सवेरे में स्कूल जाएंगे, विद्यालय पहुंचेंगे, मुस्कुराइए आप स्वतंत्र भारत में हैं। तो इस प्रकार मित्रों भारत का विभाजन बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से देखता हुआ आपको समझ में आया होगा। अब कोई आपसे पूछे विभाजन के बड़े कारण क्या थे, तो एक तो मुस्लिम लीग के द्वारा लगातार कांग्रेस के विरुद्ध की क्रिएट करी गई समस्याएं, दूसरा कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी मित्रों मुस्लिम लीग के प्रति निर्बल दृष्टिकोण कि वो मजबूती से उसको जवाब कभी दे नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये कारण दिखता है मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता, बड़ा कारण दिखाई देता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण दिखाई देता है ब्रिटिश सरकार की मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति, बोलो सही कारण दिख रहा है। इसके अलावा हमें कारण दिख रहा है कि भारत में होने वाले लगातार सांप्रदायिक दंगे और हिंसा का माहौल। इसके अलावा हमें दिखाई देता है अंतरिम सरकार की असफलता और लियाकत अली जैसे नेताओं के द्वारा क्रिएट करी गई समस्याएं। कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है मित्रों क्रिप्स मिशन योजना के अंदर कुछ न कुछ ऐसे तत्व है जो एक पृथक राष्ट्र को जन्म देने के लिए काफ़ी थे, ये भी एक कारण रहा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो आपको लास्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है माउंटबेटन का व्यक्तित्व और चरित्र, जो चाहता है कि फटाफट अलग करवा के निकालो। मुझे तो कई बार हमारे गुरुओं ने यहाँ तक बताया था कि एक बार मतलब जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई साहब विभाजन नहीं हो सकता, तो एक बार तो जिन्ना को भी लग गया था कि विभाजन नहीं हो सकता। वो इंटरनली मान भी चुका था इस बात को कि शायद नहीं होगा। उन्होंने भारत के कुछ मजबूत नेताओं से बातचीत करी कि अगर विभाजन नहीं हुआ 1% तो फिर हमारा क्या ओहदा और कद रहेगा। कुछ व्यंग्यात्मक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुछ भारत के नेताओं ने उसको एक ही लाइन बोली, उसके बाद में जिन्ना ने कहा मर जाऊँगा अब तो देश लेके जाऊँगा, और लाइन कुछ मैं नाम नहीं बता सकती, सॉरी टू से। तो भारत के नेताओं ने उसको कहा कि जितने देश उतने ही राजा, क्या ही कर लेगा भारत रह के। भारत में इतने बड़े बड़े नेता हैं कि तुझे बहुत बड़ा तो प्रधानमंत्री तुझे बना नहीं सकते, राष्ट्रपति बना नहीं सकते, अपने देश जाना, आराम से वहाँ का सब कुछ रहेगा। और उसके बाद में कहते हैं कि वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे पूरी दुनिया को आग लग जाए पर अब तो हमें देश चाहिए तो चाहिए। गांधी पर तो यूं ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि गांधी विभाजन के लिए उत्तरदायी थे, नेवर। गांधी अंतिम समय तक भी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो इस प्रकार हमने कुछ पॉइंट्स में समझा कि साथियों कोई एक दिन की छोटी सी घटना नहीं है, मेरे को जितना थोड़ा सा कम समय मिला था उसमें मैंने चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करी और आपको लास्ट तक बताया कि ऐसे ऐसे करके भारत का विभाजन हुआ। अब अंतिम बात देखिए मित्रों, एक आपको 3x खुशी मिल रही है मित्रों बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। 13 कल यानी कल आने वाली ही 13 तारीख को 13 अगस्त को निर्मल सर का जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर आपको 13% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है। यूज कूपन कोड NG13 आप इस्तेमाल करिए। और रक्षाबंधन के अवसर पर आपको अप टू 100% रिवार्ड मित्रों पॉइंट्स कॉइन के रूप में मिल रहे हैं। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक, ये ऑफर सब 21 अगस्त तक ही वैलिड रहेंगे। तो डाउनलोड उत्कर्ष ऐप एंड इंस्टॉल नाउ एंड इनरोल नाउ, ठीक है। ओके साथियों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।